गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज आपके यूपीएससी मेंस का लास्ट डे था। आज आपका ऑप्शनल का एग्ज़ाम था। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। सो आज हम अभी देखते हैं कि आपका ऑप्शनल पेपर किस तरीके का आया था, क्या वो सिमिलर लाइंस पे था कि नहीं, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम के अंदर। सो वी विल सी कि आपका पेपर डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, कौन से क्वेश्चन थे, कौन सा मेजर सेक्शन था। सो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पेपर 1 एंड पेपर 2 कैसा हुआ होगा आपका। सो ये है आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पेपर 1, जहाँ पर आप सभी को पता है कि आउट ऑफ 8 यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू डू 5 क्वेश्चन, है ना। सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन से क्वेश्चंस थे मेरे। सो लुक है, सो जो आपका पहला क्वेश्चन था ये है आपका क्लासिफाई नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल रिसोर्स। बट बिफोर मूविंग ऑन विद दैट, मैं अपने रिव्यूज़ इस पेपर के बारे में आपको कुछ शेयर करने चाहूँगी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये जो पेपर था पिछले सालों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ईजी था। लाइक फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स, अगर आप देखें 5 से 6 साल के पेपर देखें, उनके कंपैरिजन में आपका ये पेपर बहुत बहुत ईजी था। ठीक है। सो बहुत ही जेनरिक एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ से, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। और लाइक अगर आपने थोड़ा बहुत भी इस पेपर के बारे में पेपर के लिए अच्छा प्रिपेयर किया होगा तो आपने बहुत बढ़िया आंसर्स लिखे होंगे। सो अभी हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस किस तरीके के आए हुए थे। तो लुक है, क्लासिफाई नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट विद रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। इससे इजी क्वेश्चन तो फर्स्ट हो ही नहीं सकता कि नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई करना है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से, उसके बाद आपको इनको डिस्कस करना है विद रेफरेंस टू द कि इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, की कैसे आपने अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना है फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। सो यू हैव टू राइट अबाउट दिस थिंग्स। नेक्स्ट इज योर डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न एंड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। आपको ये लाइक इट्स द इजीएस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द सेकेंड यूनिट। ये जो आपका फर्स्ट था नेचुरल रिसोर्सेज, ये फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन था इकोलॉजी से। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था इट इज़ फ्रॉम द एग्रोनॉमी एंड दिस इज द इजीएस्ट। और ये मैंने शायद यूट्यूब पे भी डिस्कस किया था, क्रॉपिंग सिस्टम वर्सेस क्रॉपिंग पैटर्न। अगर आपने देखा हो तो यू मस्ट नो अबाउट इट। क्रॉपिंग सिस्टम ये एक कंप्लीट सिस्टम होता है जहाँ पर ये एक आई विल से कि इट्स अ सर्कुलर सिस्टम वेयर यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज टू ग्रो अ क्रॉप। लाइक यू हैव टू डू द सीड, यू हैव टू प्रिपेयर सॉइल बेड प्रिपरेशन, आपको सीड प्रिपरेशन करना है। आफ्टर दैट टिलेज इज देयर, देन water management, nutrient management should be there, weed management should be there, pest management should be there, proper harvesting is there. अगर इनमें से एक भी component miss हो गया, if any of the component is missed, then आपका cropping system break हो जाएगा, you will not grow a crop. तो cropping system के इसके अंदर फिर आपको principles लिखने थे कि कैसे कैसे आप क्या कहते हैं crop को grow कर सकते हैं। like shallow rooted crop should be followed by your deep rooted crop, pulse को आप cereal के साथ incorporate कर सकते हैं। सो यू हैव टू राइट एन आंसर लाइक दैट। और क्रॉपिंग पैटर्न में आपको लिखना था कि इन अ गिवन एरिया गिवन टाइम पीरियड व्हाट टाइप ऑफ अ क्रॉप आर ग्रोन देयर, मीन्स हाउ यू हैव यूटिलाइज द एरिया गिवन टू यू इन अ प्रॉपर टाइम इन अ प्रॉपर एरिया। आपको ये लिखना है कि मान लीजिए एक फार्मर है, उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, तो उस 1 हेक्टेयर लैंड में उसने मोनोक्रॉप कर रखा है, इंटरक्रॉप कर रखा है, वे कौन कौन सी क्रॉप्स उसने ग्रो कर रखी है। तो दिस इज क्रॉपिंग पैटर्न इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम इज अ ब्रॉड कंसेप्ट जहां पर आपका सीड बेड प्रिपरेशन से लेकर के हार्वेस्टिंग तक सारे कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं। सो यू हैव टू राइट लाइक दिस। और मैं आज इसको अभी बहुत ब्रीफ में आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ब्रीफ में शेयर करें, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी टुमारो, स्टे ट्यून टू आवर चैनल। कल हम डिटेल डिस्कशन करेंगे पेपर 1 का जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे आंसर्स लिखने थे, कौन से की पॉइंटर्स आप ऐड कर सकते थे टू फेच द मैक्सिमम मार्क्स। एंड ऑन द 2nd ऑफ सितंबर वी विल डिस्कस अबाउट द पेपर 2। हम पेपर 2 का डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे, डिटेल डिस्कशन हम करेंगे कि कैसे आपने वहाँ पे आंसर्स लिखने थे। आफ्टर दैट जस्ट गिव मी अ मिनट, एक सेकेंड। सो लुक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन, ये अभी ओपन हो जाता है उसके बाद मैं बताती हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन एग्री सिल्वीकल्चर, differentiate between agri-silviculture and agri-pasture culture system, give suitable example of component crop. आपको एग्री सिल्वीकल्चर और एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम के बारे में डिफरेंशिएट करना था एंड यू हैव टू राइट द एग्जांपल्स ऑफ कंपोनेंट क्रॉप कि कौन सी क्रॉप्स को आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. तो एग्री सिल्वी क्या हो गया आपका, एग्रीकल्चर के साथ आपने फॉरेस्ट ट्रीज को ग्रो कर रखा है. Okay, agri-silvipasture, you have grown trees, you are practicing agriculture along with your pasture, means you have grown your fodder crop. तो fodder crop किसके लिए grow की जाती है, animals के लिए, live stock के लिए. तो you have added 4 component here, तो उसके बारे में आपने differentiate करना है. Here in agri-silviculture you have only 2 component, crop along with your along with your forestry. After that योर एग्री सिल्वी पास्चर कल्चर. तो एग्री सिल्वी पास्चर कल्चर है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री प्लस पास्चर मीन्स चरगाहा भी है आपके पास. यू आर ग्रोइंग फूडर क्रॉप्स टू फीड योर एनिमल, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग एनिमल हस्बेंड्री एज वेल. तो आपके पास एनिमल्स भी है. सो यहाँ पर 4 कॉम्पोनेंट है, यहाँ 2 कॉम्पोनेंट है. यू हैव टू डिफरेंशिएट कि कितने कॉम्पोनेंट्स है, कितने कॉम्पोनेंट नहीं है, व्हाट टाइप ऑफ एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होंगी. लाइक इन दिस यू कैन अडॉप्ट अ सर्कुलर सिस्टम, द आउटपुट ऑफ वन सिस्टम कैन बी यूज्ड एज एन इनपुट ऑफ अनदर सिस्टम. लाइक लाइव स्टॉक इज देयर, सो फ्रॉम देयर यू विल गेट काउ डंग. दैट काउ डंग कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर इन योर फीड. ठीक है, कंपोस्ट के रूप में आप उसको यूज कर सकते हैं, एज अ कंपोस्ट यू कैन यूज देयर. सो यू हैव टू राइट लाइक दैट. इसमें आपने डिफरेंशिएट करना था. अब यहां पर एक और क्वेश्चन है, different forest policies and their aims. This is from the conservation of forest, so you have to write about the forest conservation acts आपने लिखने थे. जो भी different policies हैं for the conservation of forest you have to write there. Tribal rights के बारे में भी आप यहाँ add कर सकते थे. You will fetch a very good mark here. और अगर आप वन टाइमर भी है जिसने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है या आप फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं तो भी आपके लिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपके पास एक ओवरव्यू रहे कि कैसा हमारा फ्यूचर में पेपर आएगा और कैसे लाइंस में हमारा पेपर आया है और उसी हिसाब से मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है. सो दैट इज एसेंशियल फॉर यू. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल है. हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल ना, लाइक अगर आप पेपर एनालाइज करेंगे लास्ट 10 ईयर्स के तो आपने देखा होगा कि बीच में यूपीएससी लाइक 21, 22 यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आया था, कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था. बट फ्रॉम द पास्ट 2-3 ईयर्स से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं. कभी वाटर यूज एफिशिएंसी पे पूछा हुआ है, कभी इरिगेशन एफिशिएंसी पे पूछा हुआ है, कभी आपका वीड कंट्रोल एफिशिएंसी पे पूछा गया है. इसका हम डिटेल कैलकुलेशन कल करेंगे, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि ये जो वीड कंट्रोल एफिशिएंसी है इस पे ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका पूछा गया है कि मैंने जो वीड को रिमूव करने के लिए जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की है वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस कौन है कि जिसने सबसे ज़्यादा वीड की पॉपुलेशन को कम किया है फील्ड में. सो ये आपने निकालना था. तो ये यहाँ पे इन्होंने T1 दे रखा है. ये है अनकंट्रोल्ड अनवीड चेक, मीन्स आपकी फील्ड में आपके फील्ड के अंदर वीड की पॉपुलेशन है दैट इज अनचेक्ड. तो हम इसको हम इसको एक तरीके से सैंपल लेकर के चलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने फीड को कंट्रोल नहीं किया है दैट टाइम इन योर फील्ड देयर इज अ 90 वीड प्लांट पर मीटर स्क्वायर. अनचेक्ड वीड है तो हम इसको एज अ सैंपल ले लेते हैं, एज अ हम कंट्रोल ले लेते हैं, सॉरी हम इसको एज अ सैंपल ले लेंगे. अब क्या करना है, हमें इसे कंपेयर करना है विद द कंट्रोल्स और हमें परसेंटेज निकालनी है कि बिना वीड चेक नहीं था तब इतनी पॉपुलेशन थी और जब हमने वीड चेक किया, हमने कंट्रोल्स यूज किए तो हमारी पॉपुलेशन कितनी आई. तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होना था वो होना था WT माइनस WC दैट इज कंट्रोल. आई विल एक्सप्लेन इट हेयर. WT माइनस WC डिवाइडेड बाय WT. आप इसी के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं ना, कंट्रोल के कंपैरिजन में. सो मैं फर्स्ट आपको बता देती हूँ, ये हैंड वीडिंग का आप निकालेंगे जब, तो हैंड वीडिंग है मेरा, तो फर्स्ट कंट्रोल इज 55 की मतलब आपने जब हैंड वीडिंग यूज किया तो आपके फील्ड के अंदर 55 जो थे यहाँ पर 55 प्लांट पॉपुलेशन थी.
दिस इज दैट। तो 90 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 90, तो ये जो आपका निकलेगा इनटू 100, दैट विल बी योर वीड कंट्रोल पॉपुलेशन, और जिससे सबसे कम हुआ है वो आपका बेस्ट था। ठीक है, सो इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हेयर यू विल फाइंड आउट दैट हर्बिसाइड बी, वैसे तो ये देख के ही लग रहा है, बट यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एंड एवरी वन, एंड हेयर दिस हर्बिसाइड बी इज द बेस्ट कंट्रोल फॉर दिस फील्ड। तो यहाँ पर जो वीड कंट्रोल एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा है हर्बिसाइड वी की और हर्बिसाइड बी की, और आप इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कल हम इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। Enumerate the impact of climate change with reference to agriculture production. Present the opinion of public on climate change. ये क्वेश्चन तो प्रेडिक्टेबल था, लाइक आवर एग्रीकल्चर इज सफरिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। सबसे ज्यादा अगर क्लाइमेट चेंज का किसी सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वो है मेरा एग्रीकल्चर सिस्टम। सो इससे ज्यादा तो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। एंड दिस क्वेश्चन वाज डिस्कस्ड इन फिजिकल, जो हमारा डेमो पे लगा हुआ भी है क्वेश्चन, वहाँ पर ये डिस्कस किया था कि व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर विच इम्पैक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन। वही है, इनैमोरेट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सो यू हैव टू राइट अबाउट द रेनफॉल, like rainfall is highly unpredictable nowadays, and majorly it occurred during the time of harvesting, be it the harvesting of your Rabi season and be it the harvesting of your Kharif season. During the Kharif season, hailstorms are more prominent. So जिसकी वजह से मेरी mustard and rice crops completely damage हो जाती है। And nowadays you can see now the harvesting of millets and your Kharif crop have started. अब इस टाइम कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। नाउ दिस रेनफॉल इज इम्पैक्टिंग द माई राइपन क्रॉप, जो कंप्लीटली मेच्योर हो चुकी है उसे खराब करे, लाइक पर्ल मिलेट, अर्गोट इन्फेक्शन हो जाता है, एंड देयर इज अ जर्मिनेशन ऑफ ग्रेन एज वेल। आप हार्वेस्टिंग के लिए रख लीजिए, कटाई कर दी आपने, रख लीजिए, मॉइस्चर गेन कर लेंगे, इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, साथ के साथ जर्मिनेशन भी हो जाएगा ग्रेन का, दैट विल इम्पैक्ट ड्यूरिंग द स्टोरेज, और वो हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस में इम्पैक्ट करेगा। रूट डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से क्रॉप खराब हो रही है, ग्रेन फिलिंग नहीं हो पा रही है, फंगल इन्फेक्शंस आर ऑन राइज, लाइक इन कॉटन क्रॉप। एट द टाइम ऑफ राइपनिंग देयर इज अ वाटर लॉगिंग, अब वाटर लॉगिंग ही हो गई तो, एंड यू ऑल नो कि कॉटन इज हाईली ससेप्टेबल टू योर वाटर लॉगिंग, खराब हो जाएगी। तो यू हैव टू राइट अबाउट दैट, एंड अबाउट लाइक दिस इज अबाउट द रेनफॉल एंड अबाउट टेम्परेचर। जैसे ही मेरा रबी सीजन खत्म होने वाला होता है, सो एट द टाइम फॉर द ग्रेन फिलिंग इन द वीट दे रिक्वायर हाई, नॉट जस्ट वेरी हाई टेम्परेचर, बट एज कंपेयर टू द विंटर सीजन दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर अराउंड योर 20 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट हैपन देयर, क्या होता है वहाँ पे, अब जो ग्रेन फिलिंग के लिए मेरा टेम्परेचर ज़रूरी है वो धीरे धीरे नहीं बढ़ता है, एक ऑल ऑफ सडन द टेम्परेचर राइजेस, एंड ऑल ऑफ द सडन दैट व्हेन द टेम्परेचर राइजेस व्हाट हैपन, ग्रेन फिलिंग बहुत कम हो जाती है। ग्रेन फिलिंग मींस जो कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन होता है ग्रेन्स में वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से वेट जो है मेरा ग्रेन का कम रह जाता है, एंड देयर इज अ डिक्रीज प्रोडक्शन। अगेन देयर इज ऑल्सो चांसेस ऑफ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस देयर। ठीक है, आपके बहुत सारे लाइक ब्लैक ग्रेन हो जाते हैं वीट के, सो बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं आपके। सिमिलरली कॉटन, आपकी खरीफ क्रॉप है, मेजरली तो आपका इससे इन्फेक्टेड हो जाती है वो फंगल इन्फेक्शंस की वजह से ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग। आपका जब राइपनिंग का, जब आपका जर्मिनेशन का टाइम हो, एट दैट टाइम ऑल्सो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बारिश नहीं हुई, जर्मिनेशन फेल हो जाता है। ठीक है, जर्मिनेशन रेट रिड्यूस हो जाता है। लाइक एक फील्ड में आपने 100 प्लांट्स की सोइंग की, एंड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर आपकी आधी से ज़्यादा सीडलिंग्स जो थी ड्यूरिंग द जर्मिनेशन स्टेट दे जस्ट डेड। तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मेरी क्रॉप का। तो जर्मिनेशन को भी ये इम्पैक्ट करती है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिनेशन इट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग। ठीक है, पॉलिनेशन में भी, ग्रेन फिलिंग में भी, आपका हार्वेस्टिंग में भी। सो दिस क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स। योर फोटोसिंथेटिक रेट इज ऑल्सो, तो ये हमने डिस्कस कर रखा है काफ़ी सारा, तो यू हैव टू राइट लाइक दैट हेयर। एक्स के बाद हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन द एग्रोनॉमिक मेजर्स फॉर क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप प्रोडक्शन इन रेनफेड एरियाज। अब रेनफेड एरियाज क्या है? Rainfed areas are those areas where the agriculture system is completely dependent upon the rainfall for fulfilling its water requirement. मतलब पूरे तरीके से बारिश पर निर्भर करता है वो एरिया, किसके लिए? क्रॉप्स की
वाटर रिक्वायरमेंट के लिए। अब ना पता है बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे विद द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। एक्चुअली ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद मेरी क्लासिफिकेशन है ड्राई फार्मिंग, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग, ये हो जाएगा। सो वहाँ पर आपका जो ड्राई फार्मिंग है उसके अंदर है लेस देन 750 mm रेनफॉल रिसीव होती है किसी एरिया में। उसके बाद होता है 750 टू 1150, वो आ जाता है आपका ड्राईलैंड फार्मिंग में, ठीक है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज अ ब्रॉड टर्म कि जहाँ पर आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट कंप्लीटली फुलफिल होती है अंडर द रेनफॉल। अब उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उस 3 पार्ट्स के अंदर जब मैंने उसे डिवाइड किया है तो वो है मेरा ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड देन योर रेनफेड फार्मिंग, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये इसके बारे में था। मैं इसको थोड़ा सा एक बार आपको ब्रीफली बता देती हूँ क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इसके साथ साथ यहाँ पे जो था मेरा दैट इज योर ड्राई फार्मिंग, ठीक है, ये हो गया मेरा ड्राई फार्मिंग हो गया। इसके बाद है मेरा ड्राईलैंड फार्मिंग एंड हियर इज रेनफेड फार्मिंग। अब होता क्या है, एक चीज ये देखो, ड्राई फार्मिंग हियर मीन्स रेनफॉल इज लेस देन 750 mm। रेनफॉल कितनी है, लेस देन 750 mm एनुअल, कि पूरे साल में सिर्फ 750 mm ही बारिश हुई है। तो ये वो एरिया है जो बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, लाइक थार रीजन हो गया, बुंदेलखंड रीजन हो गया, विदर्भा रीजन हो गया, दैट कम्स अंडर दिस ड्राई फार्म। उसके बाद आता है मेरा ड्राईलैंड फार्मिंग एंड बुंदेलखंड रीजन ऑल्सो, ये है 750 से 1150 मीन्स इन बिटवीन। या और यहाँ पे ना एक करेक्टरिस्टिक्स होता है, ड्राई स्पेल्स आर वेरी फ्रीक्वेंट, क्रॉप फेलियर्स आर वेरी फ्रीक्वेंट। सो ये आता है इतना, ठीक है। यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट की बारिश होती है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम। एंड दिस रेनफेड फार्मिंग वेयर रेनफॉल इज मोर देन 1150 mm। तो यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा है, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं इसमें, आपका उड़ीसा आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, मीन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। सो अब एक चीज़ देखो, बारिश बहुत ज़्यादा है, वाटर लॉगिंग इज वन ऑफ द प्रॉब्लम हेयर है। लोलैंड एरिया हो गया, वैसे भी जैसे आप बात कीजिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, वेस्ट बंगाल की, झारखंड की, उड़ीसा की, तो ये क्या है, थोड़ा लो लैंड एरिया है, रिवर्स भी सारी की सारी वहीं जा रही है, बारिश भी उधर ही सबसे ज़्यादा। तो वाटर स्टेग्नेशन की प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा है, वाटर लॉगिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या होता है, मेजरली जो पीपल आपका यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, दे डू द राइस कल्टिवेशन वो करते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ द वन थिंग हेयर। अब यहाँ पर क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ मेजर्स यू हैव टू अडॉप्ट टू प्रिवेंट योर क्रॉप फ्रॉम द एक्सेस वाटर स्ट्रेस। सो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वाटर रेजिस्टेंट क्रॉप्स आपको यूज करनी पड़ेंगी, वाटर लॉगिंग को रिड्यूस करना पड़ेगा टू प्रोवाइड योर ड्रेनेज, बाय प्रोवाइडिंग ड्रेनेज सिस्टम, आपने ड्रेनेज प्रोवाइड करना है वहां पे, ठीक है। सो दीज आर द मेजर्स, दीज आर द ओनली फ्यू मेजर्स, नॉट ऑल द मेजर्स, सो यू हैव टू अडॉप्ट दीज, ठीक है। रेनफेड फार्मिंग के अंदर आपने राइट डाउन द एग्रोनॉमिक मेजर्स फॉर क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप प्रोडक्शन इन रेनफेड फार्मिंग। सो सबसे बढ़िया है राइस फार्मिंग कीजिए, उसके साथ साथ आप फिशरी भी कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कीजिए, कंपोस्ट यूज कीजिए, यहाँ पे आप ब्लू ग्रीन एल्गी, वाटर लॉगिंग इज अ प्रॉब्लम है। और यहाँ पर एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर ड्राई स्पेल्स नहीं होते, यहाँ पर क्रॉप जो खराब होती है वो होती है आपकी एक्सेस रेनफॉल की वजह से। सो आपको वो मेजर प्रैक्टिसेस यहाँ पे करनी है, और कैसे आप क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। यू हैव टू प्रिवेंट, अभी तक आपने कभी एक ट्रेंड देखा होगा कि क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि पानी कम है तो आप कैसे क्रॉप को प्रिवेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या बताना था कि बारिश बहुत ज़्यादा है एंड नाउ यू हैव टू प्रिवेंट योर क्रॉप। तो सबसे बढ़िया इसमें सॉल्यूशन है, इन ईच एंड एवरी फील्ड इन दिस टाइप ऑफ रीजन देयर शुड बी अ प्रॉपर ड्रेनेज एंड प्रॉपर सब सरफेस ड्रेनेज विद वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स,
ठीक है, तो ये मेजर्स यहाँ पे कर सकते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मेजर सॉइल्स इन इंडिया। मेजर सॉइल जो 8 क्लासेस है हमारी, उसके बारे में आप लिखना है। 8 नहीं, जिसमें फॉरेस्ट सॉइल, पीट सॉइल आ जाती है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। हियर यू हैव टू राइट अबाउट एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, योर लेटेराइट सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, ठीक है, सैंडी सॉइल। सो यू हैव टू राइट हियर, ये इन सब के बारे में लिखना था। अब इसमें आपने ये लिखना था, एक एक पैरा में आप छोटे छोटे पैरा में लिख सकते थे कौन सी सॉइल कौन से रीजन में पाई जाती है, डोमिनेंट कौन सी है, किस चीज़ में डेफिसिट है, कौन सी चीज़ के अंदर वो किस चीज़ में डेफिसिट है, किसके अंदर वो कौन सी चीज़ की कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा है। सो यू हैव टू राइट दीज थिंग्स हियर। ये था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। वैसे पेपर बहुत इजी है कंपेयर टू द लास्ट फ्यू इयर्स, योर पेपर इज़ वेरी इजी। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है दैट इज लिस्ट आउट द सीरियल्स एंड मिलेट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। Just a second. Just wait for a minute here. सो आपका ये लिस्ट आउट द सीरियल्स एंड मिलेट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम प्रैक्टिस्ड इन इंडिया बेस्ड ऑन सॉइल टाइप एंड इरिगेशन अवेलेबिलिटी। इसके अंदर आपने सीरियल्स और मिलेट, जो सीरियल्स आपके ग्रो किए जाते हैं यहाँ पर लाइक ड्यूरिंग द खरीफ सीजन या रबी सीजन में जो हम सीरियल ग्रो करते हैं अलोंग विद द मिलेट्स, तो आपको ये यहाँ पर डिस्कस करना था कि कौन से हम सिस्टम्स अडॉप्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। लाइक अगर आप नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में बेसिकली आपके कौन सा, आपका बाजरा एंड व्हीट। खरीफ सीजन के अंदर आपका बाजरा ग्रो किया जाता है, रबी के अंदर व्हीट ग्रो कर देते हैं। एंड सम फार्मर्स ड्यूरिंग योर खरीफ सीजन ऑल्सो ग्रो मेज योर, ठीक है, यहाँ पे मेज भी ग्रो करते हैं। साथ के साथ आपका लाइक खरीफ, और अगर मैं खरीफ और रबी सीजन की भी बात हटा दूं तो यहाँ पर मेजरली आपका सीरियल और मिलेट बेस्ड कल्टीवेशन जो अगर हम करते हैं तो नॉर्दर्न इंडिया में आपका हो गया मेज प्लस मिलेट्स हो गए। अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो सॉर्गम हो गया आपका, ठीक है, फिर आप जाएंगे रागी हो गया। सो दीज टाइप ऑफ सीरियल्स एंड मिलेट बेस्ड कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, दैट शुड डिपेंडेंट अपॉन द सॉइल टाइप एंड इरिगेशन अवेलेबिलिटी। जैसे जैसे आप सेंट्रल इंडिया की तरफ आते हैं, विदर्भा रीजन की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, आपका इरिगेशन फैसिलिटीज कम है, वाटर कम है, तो देयर इज द क्रॉप इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द मिलेट कल्टीवेशन। वहाँ पे मिलेट कल्टीवेशन ज़्यादा है। अगर आप राजस्थान की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ऑयल सीड अलॉन्ग विद योर मिलेट्स ज़्यादा है। बट ऑयल सीड का तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द सीरियल्स, तो वहाँ पर फिर से मेज आ जाएगा, बट मेज से ज़्यादा वहाँ पर प्रेफरेंस है मिलेट के ऊपर। तो आपको वही सिस्टम्स को डिफाइन करना था यहाँ पे कि कौन से कंट्री के कौन से पार्ट में कौन सा सीरियल और मिलेट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रही हूँ, मेज प्लस मिलेट हो गया, मिलेट लाइक पर्ल मिलेट आपका हो गया, तो आपको इसको इस तरीके से क्लासिफाई करना था, इस तरीके से आपने इसको बताना था कि यहाँ पर आपका सॉइल कैसी है, इरिगेशन फैसिलिटीज आपकी कैसी है, जिसके बेसिस पर आपने ये सिस्टम अडॉप्ट किया है। दैट्स व्हाई फार्मर आर अडॉप्टिंग दिस, ठीक है। तो सॉइल आपकी जैसे एलुवियल सॉइल हो गई, अगर आप राजस्थान साइड जाते हैं तो वहाँ पे आपकी सैंडी सॉइल ज़्यादा है। सो दीज थिंग्स इम्पैक्ट द चॉइस ऑफ फार्मर्स टू दीज चॉइस ऑफ फार्मर्स को ये इम्पैक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन था कल, वैसे डोंट वरी, मैं अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ कि पेपर कैसा आया था, बट इन टुमारोज वीडियो हम बहुत अच्छे से इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, आंसर्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या आंसर्स आप यहाँ पर लिख सकते थे। ओके, सो लुक एट डिस्कस द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ रेनफेड कॉटन क्रॉप अंडर द फॉलोइंग हेड्स, like climate and soil requirement.
सो कैसा क्लाइमेट चाहिए, इट इज़ ग्रोन ड्यूरिंग योर खरीफ सीजन, तो आपको वही खरीफ सीजन के अंदर जो क्लाइमेट रहता है वो वहाँ पर मेंशन करता है कि इसको रेनफॉल कितनी चाहिए, सॉइल टाइप रेनफॉल कितनी चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, एंड टेम्परेचर भी एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, एट द टाइम ऑफ योर फ्लावरिंग और हार्वेस्टिंग के टाइम, बिकॉज ये जो टेम्परेचर होता है ना, दिस डिसाइड्स योर प्रोडक्शन। ठीक है, रेनफॉल कितनी चाहिए उसको, तो यू हैव टू मेंशन दिस, एंड देन सॉइल रिक्वायरमेंट कि सॉइल मेरी कैसी होनी चाहिए, लाइक योर ब्लैक सॉइल। ठीक है, मेथड्स ऑफ सोइंग एंड सीड रेट, किस तरीके से हम सोइंग करते हैं, एंड व्हाट इज द सीड रेट, क्या सीड रेट मुझे फॉलो करना चाहिए, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, आफ्टर दैट इंटरकल्चरल ऑपरेशन, कि आपने सोइंग कर दी, जर्मिनेशन होगी, उसके बाद आप कौन से इंटरकल्चरल ऑपरेशंस इसमें प्रैक्टिस करते हैं, लाइक योर वीडिंग हो गया, आपकी जब बॉल्स बनती हैं तब आप क्या करते हैं, लाइक पेस्ट अगर हो गए, व्हाट यू कैन डू। ये क्वेश्चन क्यों आया होगा, रेन फेड कॉटन क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि पास्ट फ्यू मंथ से आपका बीटी कॉटन बहुत ज़्यादा टर्म में है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये एक जीएम क्रॉप है जो कि रेजिस्टेंट थी आपकी पिंक बॉलवॉर्म को लेकर के, पिंक बॉलवॉर्म से ये रेजिस्टेंट थी, बट नाउअडेज this GM crop have developed this pink bollworm have developed resistant against this GM crop. इस GM के क्रॉप के अगेंस्ट उसने रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया है, दैट्स व्हाई दिस कॉटन इज इन न्यूज़। और आपकी गुजरात के अंदर, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर काफ़ी सारी फसलें खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से ये आपका न्यूज़ में था और क्वेश्चन इससे पूछा गया। एक्चुअली ना पता है, यूपीएससी बहुत क्वेश्चंस ऐसे पूछता है जो न्यूज़ में चल रहे होते हैं, हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम देख नहीं पाते, बट येस ऐसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें न्यूज़ में ध्यान देना चाहिए। वो उस पता है यूपीएससी क्या करता है, जो न्यूज़ में चीज़ें चल रही है उसको आपका स्टैटिक से रिलेट कर देता है, लाइक कॉटन पिंक बॉलवर्म हमें थोड़ी ना पता था, तो न्यूज़ में चल रहा था, दे हैव आस्क्ड रेनफेड कॉटन क्रॉप, तो कॉटन न्यूज़ में थी इसलिए पूछा। एक्सप्लेन द डिस्कस डिफरेंट इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस रिकमेंडेड इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, कैसे आप मॉइस्चर कंजर्व कर सकते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, लाइक यू हैव टू यूज़ एंटी ट्रांसपेरेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, मल्चिंग आप यूज़ कर सकते हैं, यू हैव टू यूज़ द प्लांट्स विच आर लेस इन फॉलिएज, आप इस तरीके के प्लांट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके बाद सो इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस है जो मैंने आपको बता दी, यू हैव टू एक्सप्लेन देम, आपको आपने उसको एक्सप्लेन करना था, दैट इज देयर। नाउ एक्सप्लेन द प्रोडक्टिव, प्रोटेक्टिव, एमलियोरेटिव, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के फंक्शंस आपने बताने थे डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स कि उसके प्रोडक्टिव फंक्शंस क्या हैं, और ये मैं क्वेश्चन आपको बताऊं, ये आईसीआर की हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो है वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया एज इट इज़, क्योंकि अगर आप फॉरेस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, इंडियन बुक हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय आईसीआर, तो वहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री वाले चैप्टर में फॉरेस्ट्री के यूज़ दिए हुए हैं, आफ्टर दैट ऑल द सब हेडिंग्स आर देयर, सारी की सारी सब हेडिंग्स है, प्रोडक्टिव, प्रोटेक्टिव, एमलियोरेटिव, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस इन द फॉरेस्ट के अंदर, तो ये क्वेश्चन आपका वहाँ से लिया हुआ है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वीड सीड बैंक, डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस वीड सीड्स इन सॉइल। सो वीड सीड बैंक क्या है, आज तक तो हमने सीड बैंक पढ़ा था, व्हाट इज दिस वीड सीड बैंक। एक्चुअली जो मेरी सॉइल होती है, दे आर द सीड बैंक फॉर द वीड। अब वहाँ से मैंने क्रॉप ग्रो किया, क्रॉप की सीड्स को तो मैंने निकाल दिया, बट जो वीड्स होती हैं इनके अंदर जो सीड रेट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सीड रेट जो है मेरा बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद आपका यहाँ पर क्या होता है कि उनकी सीड जो बहुत छोटी होती है, दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द सॉइल, वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है, इनकॉर्पोरेटेड देयर। नाउ व्हाट हैपन हियर, अब ये जो वीड्स हैं, वीड की जो सीड्स हैं, जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, बिकॉज दे आर वेरी हार्डी इन नेचर, तो जैसे ही इन्हें फिजिबल कंडीशन मिलती है, दे रीग्रो, वापस से ग्रो कर जाती हैं ये। तो सॉइल जो है मेरा नेचुरल वीड सीड बैंक है, कि यहाँ से कभी भी यू कैन नॉट रिमूव ऑल दिस वीड्स हेयर, बट यू हैव टू अडॉप्ट प्रैक्टिसेस जिस वजह से मेरी वीड की पॉपुलेशन कम हो जाए। अब जैसे फार्मर है, फार्मर ने तो वीट की सोइंग की है, कुछ दिन बाद फार्मर देखता है कि वहाँ पे फैलरिस माइनर ग्रो कर गया, वीड वहां पर ग्रो कर गई, तो फार्मर ने तो उसकी सीड्स नहीं लगाई, बट फ्रॉम वेयर दे कम, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉइल।
ठीक है, तो वहाँ से आई है आपकी, तो ये है आपका। सो इसके अंदर हम स्ट्रेटजीज कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, लाइक फ्यूमिगेशन यू कैन यूज़ सॉइल सोलराइजेशन आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, एंड बिफोर सोइंग ऑफ द सीड, बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप, सीड को सोइंग करने से पहले यू कैन इरीगेट योर फील्ड, आप इरीगेट कर दीजिए, मॉइस्चर मिलेगा, वीड विल रीग्रो, वीड रीग्रो करेंगे, उनको रिमूव कर दीजिए, बिकॉज सीड्स को तो एज सच आप नहीं निकाल सकते। तो दीज आर द बेसिक प्रैक्टिसेस वेयर बाय विच यू कैन reduce that. What is the need for integrated nutrient management? Suggest INM for transplanted rice. So what is integrated nutrient management और इसकी नीड क्या है? क्योंकि excess of fertilizer यूज करने की वजह से मेरी और faulty agriculture की वजह से मेरी जो soil है उसकी fertility और productivity decrease हो रही है. So there is a need for integrated nutrient management, and what is it? It is the use of all the available resources which are available to you for your nutrient management, like biological methods you can use chemical methods along with your organic methods, like compost you are having, you can add compost, you are having urea, you can add that, you are having biofertilizer, you can add that. So means a balanced use of all the available resources to reduce to improve the fertility of the soil is your integrated nutrient management. Suggest INM for transplanted rice. आपने transplanted rice किया, so you have what you can do there. आपको वाटर स्टेग्नेशन रखना है, सो ब्लू ग्रीन एल्गी इज द बेस्ट फर्टिलाइजर, बेस्ट बायो फर्टिलाइजर फॉर योर राइस. यू हैव टू ऐड यूरिया की जगह यू कैन ऐड अमोनियम सल्फेट, लाइक 16 to 20 kg रिक्वायर्ड होता है, इतना ही डालिए. ठीक है, अमोनियम सल्फेट क्यों? बिकॉज अमोनियम सल्फेट इज नॉट ससेप्टेबल टू लॉसेज. यूरिया जो है राइस की फील्ड में इट्स नॉट अ गुड फर्टिलाइजर, अमोनियम फर्टिलाइजर इज देयर बिकॉज इट विल इंक्रीज द माइक्रोबियल काउंट एज वेल, और ये बहुत जल्दी वॉलेटिलाइजेशन और डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेज इसके नहीं होते हैं, एंड इट इज अवेलेबल टू द प्लांट. आफ्टर दैट योर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड यू कैन ऐड कंपोस्ट देयर, आप कंपोस्ट ऐड कर सकते थे, आप वहाँ पर फार्म यार्ड मैन्योर ऐड कर सकते थे. दीज आर द इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर योर ट्रांसप्लांटेड राइस. नाउ एक्सप्लेन्स सॉल्टेशन, सरफेस क्रीप, सस्पेंशन विद रेफरेंस टू द सॉइल इरोजन. ये आपके विंड इरोजन के टाइप है. विंड इरोजन कैसे होता है? सो सॉल्टेशन, सरफेस क्रीप एंड सस्पेंशन. सॉल्टेशन वो होता है जहां पर थोड़े से हैवी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हवा जो है बहुत अच्छे से आपका लिफ्ट अप नहीं कर पाती है. दे कैन लिफ्ट बट नॉट दैट मच. तो ये जो इनका पार्टिकल साइज है लाइक 0.05 टू 0.02 तक ये होते हैं, और ये जो है आपका जंप करते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि जो हवा है वो इनको द विंड विल पुश इट, इट विल जंप, बट वो इतने हैवी होते हैं कि उसको फर्दर नहीं कैरी आउट कर सकती, दे विल डाउन. तो ये एक आपका जंपिंग एक्शन के थ्रू मूव करते हैं सॉल्टेशन के अंदर. सरफेस क्रीप क्या है? यहाँ पर आपके बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं, लाइक 0.5 सेंटीमीटर 0.5 mm इनकी डायमीटर होती है, एंड द एयर इज नॉट एबल टू लिफ्ट देम अप, और ये रोल करके इस तरीके से सर्कुलर मोशन में रोल करके ये तरीके से जाते हैं आपके. ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो गया सस्पेंशन, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं सॉइल के अंदर, 0.002 सेंटीमीटर जिनकी होती है, 0.002 mm जिनकी डायमीटर होती है. ये वो पार्टिकल्स हैं जिनको हवा जो है हर वक्त हवा में ही रखती है. दे विल नेवर कम डाउन, ओनली दे विल कम डाउन टू द सरफेस ओनली व्हेन दे गेट इन कांटेक्ट विद सम सरफेस. जैसे हवा आंधी तूफान चलते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल हमें सस्पेंडेड दिखता है. व्हाट इज दैट? दैट इज अ सस्पेंशन सॉल्यूशन. और जैसे वो किसी सरफेस के टच में आएंगे, जैसे आप सुबह उठते हैं देखते हैं कि टेबल के ऊपर बहुत धूल जमी हुई है, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं. जैसे ही वो किसी के टच में आएंगे तभी वो वहाँ पर रिमेन करेंगे. Then discuss the sensitive stages for drought and high temperature in cereal and pulses. So यहाँ पर आपको drought and temperature sensitive stages के बारे में बताना था. Again it is related to your climate change. So here you have to tell कि कौन कौन से stages आपको cereals लेने थे, pulse एक साइड cereal एक साइड pulses, या फिर आप पहले cereals और उसके बाद pulses ले सकते थे, जहाँ पर आपका pinnacle initiation हो गया cereals के अंदर, germination हो गया, grain filling हो गया, ठीक है, आपका CRI stage हो गया. These all are susceptible to your drought and high temperature. So you have to write about each and every stage कि कैसे वो impact करती है. Next is your pre-harvest scarcity and post-harvest glut. Elucidate with suitable examples and give any two valid reason behind such situations under Indian context. देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये कहता है प्री हार्वेस्ट स्कैर्सिटी. जैसे कि
अब आप देखिए, ये अनियन की हार्वेस्टिंग का टाइम नहीं है, एंड इट्स दिस टाइम देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ अनियन। अभी तो थोड़ा सा रुकिए आप, लाइक इन द नवंबर दिसंबर अनियन के प्राइस बहुत राइज कर जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गई, कमी हो गई हमारी कंट्री में, क्योंकि हमने सारी की सारी अनियन जो ग्रो की थी वो कंज्यूम हो गई हमारी। अब क्या होता है, फार्मर को लगता है कि अनियन की कमी है, आपके प्राइसेस महंगे हो गए, तो मोस्ट ऑफ द फार्मर गो टूवर्ड दैट। अब लाइक मेरे एक विलेज के अंदर 100 फार्मर है, और उनके एरिया के अंदर ड्यू टू ओवर, नॉट जस्ट ओवर कंजप्शन, ड्यू टू कंजप्शन, ये एक कम सिनेरियो होता है कि कंजप्शन की वजह से सारा का सारा जो प्रोड्यूस पिछली क्रॉप से आया था वो खत्म हो गया। तो फार्मर थिंक कि मार्केट में प्राइस महंगाई हो गई है, प्राइस महंगे हो गए। अनियन जो है मेरी पहले 10-12 रुपए किलो मिलती थी, अब वो 30-40 रुपए किलो मिल रही है। सो फार्मर को लगता है कि एक बहुत अच्छा प्राइस वो फेच कर लेंगे। नाउ ऑल द 100 फार्मर, सारे के सारे फार्मर्स ही अनियन ग्रो कर देते हैं। अब सबके सब ग्रो कर देंगे तो एक ही टाइम पे हार्वेस्ट होंगी, हार्वेस्टिंग एक टाइम पे होगी, तो बम्पर हार्वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। तो दिस इज योर पोस्ट हार्वेस्ट ग्लड, और जो वो 30-40 का प्राइस जो मुझे मिल रहा था स्कैसिटी के टाइम में, अब वो फिर से आ जाता है 5 से 6 रुपए केजी। दिस इज दैट सिनेरियो। तो आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना था यहाँ पे, ठीक है। ये सिमिलर अभी टोमेटो के साथ हो रहा है। दिस इज नॉट द टाइम फॉर द टोमेटो हार्वेस्टिंग। अगर अभी आप देखेंगे तो टोमेटो के प्राइस लाइक 70 to 80 रुपए केजी। बहुत सारे फार्मर अब जब आपका ग्रोइंग का सीजन आएगा तो मोस्ट ऑफ द फार्मर टोमेटो ग्रो करेंगे। जैसे ही वो बम्पर हार्वेस्ट होगा, प्राइस बहुत डाउन गिर जाएंगे। सो ये इंडियन कंटेक्स्ट में हमें बताना है कि ऐसा होता क्यों है। एक तो पॉपुलेशन, कंजप्शन, और हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। स्टोरेज सबसे बड़ा इश्यू है, साइंटिफिक स्टोरेज नहीं हो पाती है, होर्डिंग कर लेते हैं लोग, तो ये सब इश्यूज हैं। एक्सप्लेन द टर्म market intelligence, briefly point out the role of market intelligence, how it is useful for government, trader, farmer, consumer and researcher। market intelligence क्या है कि आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि किस चीज का क्या प्राइस चल रहा है करेंटली मार्केट में, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग विद द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एंड नाउ यू हैव टू राइट कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं गवर्नमेंट के लिए। जैसे गवर्नमेंट जो है उसे पता होगा प्राइस क्या है या मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, तो गवर्नमेंट कैन गिव बेटर प्राइसेस टू आवर फार्मर। वो एमएसपी जो पॉलिसीज है हमारी, उनको बेटर अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकती है। ट्रेडर्स के लिए क्या है, ट्रेडर्स कैन बार्गेन अ गुड अमाउंट ऑफ प्राइस फ्रॉम द, ठीक है, वो एक सही प्राइस एक सेट कर सकते हैं। देन फार्मर्स के लिए, ठीक है, फार्मर्स एक अच्छा प्राइस फेच कर सकते हैं इफ दे आर अवेयर कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। दे कैन वाइजली चूज द क्रॉप डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस, कि कौन सा प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पर वो क्रॉप चूज कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट कंज्यूमर एंड रिसर्चर। सो सभी के बारे में आपने एक एक पॉइंट, दो पॉइंट यहाँ लिखने थे कि ये जो मार्केट इंटेलिजेंस है ये कैसे इंपैक्ट करती है हमारे, इवन इट विल इंपैक्ट, लाइक मान लीजिए आपकी सीरियल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्राइस बहुत बढ़िया, इवन इट विल इंपैक्ट रिसर्चर्स एज वेल, कंज्यूमर्स को भी इंपैक्ट करेगी। रिसर्चर्स को क्यों, क्योंकि रिसर्चर्स को और अच्छी अच्छी वेराइटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी वीट की, जो मेरी इन फ्यूचर तक सस्टेनेबल रहे, जो मेरे फार्मर को अच्छा हार्वेस्ट दे सके। सो एक्सप्लेन फार्मर फर्स्ट, ब्रीफली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मर फर्स्ट। ये आपका एक एक्सटेंशन का प्रोग्राम है जहां पर गवर्नमेंट ने आपका लैब टू लैंड, जहां पर फार्मर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई थी इन द रिसर्च एज वेल, मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द कोलैबोरेशन ऑफ फार्मर्स अलॉन्ग विद द रिसर्चर्स। और जितना ज़्यादा एंगेज हो सके हमें उतना ज़्यादा यहाँ पर करना था कि कैसे हमारे फार्मर्स जो हैं वो एंगेज हो सकते हैं रिसर्चर्स के साथ, और रिसर्चर्स कैसे एंगेज हो सकते हैं मेरे फार्मर्स के साथ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ द फार्मर एंड बाय एंश्योरिंग योर फर्टिलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है। Harmful effects of herbicide residue in the soil, discuss the remedial measures to overcome the problem। हर्बिसाइडल रेसिड्यू, आप हर्बिसाइड डालते हैं तो वो कुछ ना कुछ रेसिड्यू उसका रह जाता है फील्ड में, ऑन द प्लांट्स एज वेल, तो सॉइल में भी रह जाता है, तो उसके रिमेडियल मेजर्स आपको लिखने थे कि कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम, क्योंकि हमने कल भी ये डिस्कस करना है सेम थिंग ना, आंसर्स इसके। सो और पेपर 2 भी अभी हमें डिस्कस करना है। सो लुक हियर, गिवन ए ल्यूसिड अकाउंट ऑन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल वेदरिंग के बारे में आपने लिखना है यहाँ पे कंप्लीटली। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। फिजिकल में आपका टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ऑल दीज थिंग्स विल कम। आफ्टर दैट योर दिस बायोलॉजिकल मेथड विल बी देयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्या रोल होगा। देन your chemical method, oxidation, reduction, your hydration, hydrolysis, you have to write that.
Present a brief note on the types of mulches and their role in soil moisture conservation. This is the easiest question. Biological mulches हो गए, plant based mulches हो गए, plastic based mulches हो गए, रिसाइक्लेबल नॉन रिसाइक्लेबल मल्चेज हो गए, तो वो सभी आपने डिफाइन करना है और वो कैसे इंपैक्ट करते हैं सॉइल मॉइस्चर को, और सबसे बेस्ट कौन सी होती है ये आपने यहाँ बताना था. ठीक है. एक्सप्लेन द टर्म consecutive use of water suggests the management practices to improve poor quality irrigation water with reference to the salinity hazards. कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर, तो इसके बारे में आपने बताना था कि ये एक इट्स एन इंटेलिजेंट यूज ऑफ वाटर, हाउ यू कैन यूज योर वाटर एफिशिएंटली इन योर फील्ड, इसके बारे में आपने बताना था. आफ्टर दैट ये जो मेरा सॉल्ट वाटर है, बेसिकली एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी इसकी सॉल्ट वाटर की. ठीक है. तो ये जो सॉल्टी वाटर है इसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए. ठीक है. हाउ यू कैन अप्लाई इन योर फील्ड, तो आप इसके लिए यू कैन ऐड फ्यू वीक एसिड्स आप इसमें ऐड कर सकते हो टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ योर सॉल्ट. आप यहाँ जिप्सम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. एंड यू कैन मिक्स इट विद अ फ्रेश वाटर, या फिर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए और आपके जो ग्राउंड वाटर में जो सॉल्टी वाटर है मिक्स इट विद दैट और अप्लाई इन योर फील्ड. सो दीज आर द मेजर प्रैक्टिसेस. The reasons for water logging and describe various management strategies to mitigate water logging. Water logging ना excessive rainfall की वजह से आज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है मेरे रेन फेड एरिया के लिए. ठीक है. आपके फ्लडिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वाटर लॉगिंग और नॉट जस्ट इन रेन ड्यू टू द रेनफॉल, ड्यू टू फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ड्यू टू लो लैंड एरिया, वाटर लॉगिंग एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है. तो इसको कैसे रिड्यूस करना है और ये होती क्यों है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाटर लॉगिंग, लो लैंड एरिया है, फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, टिलेज ढंग से नहीं कर रखी है, कोई ड्रेनेज आपकी फील्ड में नहीं है, कोई मेन आपका वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है. सो ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर ड्रेनेज होती है, सॉरी वाटर लॉगिंग होती है. अब इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले मेरी फील्ड के अंदर मुझे अच्छा खासा सब सरफेस ड्रेनेज और सरफेस ड्रेनेज मुझे प्रोवाइड करना होता है. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो लो लैंड एरिया है वहाँ पर सैंड फिलिंग करा दीजिए. अगर सैंड फिलिंग आप नहीं करा सकते तो एक मेजर कॉमन पॉइंट प्रोवाइड कीजिए फॉर ड्रेनेज ऑफ द वाटर, एंड यू कैन कलेक्ट दैट वाटर फॉर रेन हार्वेस्टिंग. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स यू कैन डेवलप फ्रॉम देयर. सो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं इस फील्ड को. वाई इज फार्म प्लानिंग नेसेसरी, ब्रीफ द लिमिटेशंस ऑफ फार्म प्लानिंग. फार्म प्लानिंग क्यों ज़रूरी है. फार्म प्लानिंग बेसिकली क्या होती है कि मेरे पास 10 हेक्टेयर लैंड है, तो मेरे पास फार्म है, तो मैं कैसे प्लान करूँ क्रॉप्स को, कि मुझे कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, मुझे कितने रुपए का सीड लेके आना है, कितने टाइप के सीड खरीदने हैं, हाइब्रिड खरीदना है नहीं खरीदना है, मुझे वाटर मैनेजमेंट करना है, इरिगेशन. तो मतलब वो एक कॉस्टिंग कितनी आएगी हर एक चीज़ के अंदर, मतलब क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो भी फैक्टर्स रिक्वायर्ड है उन सभी की कॉस्टिंग कितनी रहती है, एंड हाउ मच आउटपुट आई विल गेट, मीन्स फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट कितना मुझे प्रॉफिट होगा. ये सब जो प्लान करना है इसे कहते हैं हम फार्म प्लानिंग. कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, किस सीजन में ग्रो करनी है, कितने एरिया में ग्रो करनी है, कितना फर्टिलाइजर, तो ये होता है फार्म प्लानिंग, और कितना प्रॉफिट मिलेगा. ब्रीफ द लिमिटेशन ऑफ फार्म प्लानिंग. लिमिटेशंस क्या है. एक्चुअली मेरे फार्मर्स जो है मोस्टली इलिटरेट हैं, आपके फार्मर्स के पास रिसोर्सेज नहीं है. मोस्टली फार्मर्स आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं. Why would they waste their time in farm planning? So these are the things, these are the methods you can use here. Differentiate between partial and complete farm budget. Highlight the steps adopted while preparing farm planning and budgeting. Planning और budgeting के time क्या हम देखते हैं. तो सबसे पहले पार्शियल और ब्रीफ. पार्शियल में क्या है, हम एक छोटा सा अंदाज़ा ले लेते हैं कि इतना अगर मैंने इनपुट डाला तो मुझे इतना आउटपुट मिल जाएगा. कंप्लीट बजट में हम क्या करते हैं कि मैं एक एक चीज़, मीन्स इफ़ आई हैव टू अप्लाई अ ड्रॉप ऑफ वाटर तो उसकी भी बजटिंग काउंट होती है. दिस इज दैट. अब फार्म प्लानिंग और आपका फार्म बजटिंग में क्या डिफरेंस. प्लानिंग में आप ये तक प्लान करते हैं कि आपको कौन सी क्रॉप्स आपके फील्ड के अंदर ग्रो करनी है, कितने एरिया के अंदर ग्रो करनी है. मीन्स यू आर नॉट ओनली काउंटिंग द कोस्ट, you are also looking upon the physical and biological parameters as well. But in budgeting you are only looking about the economic aspects or about the budget only.
ठीक है, तो ये हो गया। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द बेनेट्स हायरार्की एक्सटेंशन प्रोग्राम। ये एक्सटेंशन प्रोग्राम के बारे में आपका पूछा हुआ है, तो बेनेट्स हायरार्की प्रोग्राम बेनेट ने बताया था कि कैसे हम जीरो से लेकर के कैसे हम लास्ट स्टेप तक पहुंच सकते हैं टू एजुकेट आवर फार्मर बाय यूजिंग डिफरेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये था आपका पेपर 1 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। दिस इज द इजीएस्ट पेपर आई हैव एवर सीन फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स। बहुत इजी पेपर था, किसी भी स्टूडेंट ने अगर अच्छे से प्रिपेयर किया है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है, अगर उसकी प्रिपरेशन थी, सो ही कैन फेच अ वेरी गुड मार्क हियर। सो दिस अगेन आई विल रेट इट द इजी पेपर, इजी था काफ़ी। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द पेपर 2 एज वेल। हम पेपर 2 देख लेते हैं एक बारी, जस्ट वेट, एक बार देखते हैं पेपर 2 आया है कि नहीं हमारे पास। Just wait a second. हम पेपर 2 भी डिस्कस करते हैं अभी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारे पास है या नहीं। ओके, here it is. बिकॉज पेपर 2 जस्ट अभी ख़त्म हुआ है ना, तो स्टूडेंट से इसको थोड़ा सा टाइम लग गया हमें अरेंज करने में। इट्स पेपर 1, जस्ट वेट। शेयर हो चुका है, आई डोंट नो व्हाई। Here it is. I have shared right now. This is सो ये है आपका पेपर 2। आई एम ऑल्सो जस्ट लुकिंग इट हेयर नाउ। सो इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि ये ईजी था या डिफ़िकल्ट था, बिकॉज मैं खुद ये पेपर अभी देख रही हूँ, मुझे अभी मिला है ये। सो आई विल रिव्यू इट एट द लास्ट। सो डिफाइन सेल, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स एंड फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। सेल साइकिल क्या है? सेल डिवीजन की जो साइकिल है, जिसमें मियोसिस, माइटोसिस, व्हेन द सेल डिवाइड्स एंड इंक्रीज इट्स नंबर, दैट इज देयर। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स एंड फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब यहाँ पर एक देखो, जो मेरा सेल साइकिल है, ये सेल डिवीजन जो है दो तरीके का हो, मियोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है, तो आपको यही वो जो फेजेस हैं यहाँ पर, ये आपको एक्सप्लेन करने हैं। ब्रीफली डिस्कस सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ हेट्रोसिस। एंड ये जो आपका पेपर 2 है ना, ये पेपर 2 थोड़ा सा टेक्निकल होता है आपका, क्योंकि इसमें आपका जेनेटिक्स आ जाएगा, प्लांट ब्रीडिंग आ जाएगा आपका। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, जेनेटिक्स हो गया आपका, यहाँ पर आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, आपका प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा पेपर। तो फर्स्ट इज इजी, सेल साइकिल क्या है? डिफरेंशिएट, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स। आपके सेल साइकिल के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं? जैसे इसमें हो गया आपका मियोसिस एंड माइटोसिस आपको लिखना था। फिर देन फेजेस ऑफ सेल साइकिल कि कौन कौन से उसमें फेजेस आते हैं, टीलोफेज, एनोफेज, प्रोफेज, ये आपने लिखना था। ठीक है, ये वो बच्चों वाली साइकिल नहीं लिखनी थी यहाँ पे कि सेल ग्रोज एंड डिवाइड्स इट्स नंबर,
इसके बाद नेक्स्ट है आपका briefly discuss significant features of heterosis and explain the dominance over dominance hypothesis of heterosis giving there the main feature। यहाँ पर आपको बताना था heterosis के बारे में कि हेट्रोसिस क्या है और इसके एक्सप्लेन फंक्शंस इसके बाद, ये एक्चुअली प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक है आपका कि हेट्रोसिस क्या है, ठीक है, कि किस तरीके से आपके फीचर्स जो हैं, डोमिनेंट फैक्टर्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस का हेट्रोसिस के अंदर जो हाइपोथेसिस है वो यहाँ पूछा गया है। हेट्रोसिस में अभी तक आपके ना बहुत ये थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन यहाँ आपका पूछा गया है डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस में। सो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट इज डिफाइन मार्कर असिस्टेड। पेपर 2 के क्वेश्चंस देख करके मुझे लग रहा है ये थोड़ा डिफिकल्ट आया है। Define marker assisted selection with the suitable examples. Discuss the application of market assisted selection in recurrent selection, gene pyramiding and QTL interrogation. ये भी आपका जो है प्लांट ब्रीडिंग से है ये क्वेश्चन। और यहाँ पर भी आपने मार्केट असिस्टेड सिलेक्शन क्या होता है, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन क्या होता है, मतलब जो जीन सेगमेंट्स होती हैं हम उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर जीन्स को मार्क कर देते हैं, उसी को बोलते हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही, उसी को बोलते हैं मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। और वो किस डिफरेंट एग्जांपल्स आपने बताने की कौन सी वैरायटी में कौन सा मार्कर सेलेक्ट करके आपने क्या डेवलप किया है, एंड यू हैव टू राइट इनकी एप्लीकेशन क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, दे हैव आस्क्ड इन रिकरेंट सिलेक्शन, जो मेरा प्लांट ब्रीडिंग में होता है ना रिकरेंट सिलेक्शन, वहाँ पर इसका क्या यूज है और जीन पिरामिडिंग में यूज क्या है। जीन पिरामिडिंग कि आपका कैसे जीन ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में, ठीक है। देन डिफाइन ग्रो आउट टेस्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली द मेथड्स ऑफ रॉगिंग इन सीड्स इन फील्ड। ग्रो आउट टेस्ट क्या है होता है कि आप जब प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, मतलब आपने कोई वैरायटी डेवलप की किसी क्रॉप की, तो उसको डेवलप करने के बाद में आप क्या करते हैं कि उसको ग्रो करके देखते हैं। तो जब हम उसे ग्रो करते हैं तो तब हम चेक करते हैं कि जो फीचर्स के लिए हमने इसे ग्रो किया था क्या ये सारे के सारे फीचर्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इफ दे आर नॉट प्रेजेंट मीन्स, इफ दे आर नॉट प्रेजेंट दैट इज रॉगिंग इज देयर। रॉगिंग मतलब जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं उनको फील्ड से हटा दिया जाता है। इवन कोई ऐसा प्लांट लाइक यू हैव डेवलप्ड अ वेराइटी ऑफ एनी ऑफ द क्रॉप, उस वेराइटी के फीचर्स उस प्लांट में नहीं आए तो भी उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि अगर पॉलिनेशन वगैरह कुछ होगा तो वहाँ उसके जो इन्फीरियर ट्रेट्स हैं वो आपके सुपीरियर क्रॉप्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, सुपीरियर प्लांट के अंदर आ जाएंगे। तो दिस इज दैट। तो कौन कौन से मेथड्स हम रॉगिंग के अडॉप्ट करते हैं, हैंड रॉगिंग हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। क्लासिफाई प्लांट मटेरियल, plant mineral nutrition based on the biochemical functions. How do excess minerals in the soil limit the plant growth? ठीक है, तो ये आपका मिनरल न्यूट्रिएंट क्या है, प्लांट के अंदर कौन से 17 एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट जो है उनके बारे में आपको यहाँ बताना था, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना था उनके बेस्ड ऑन द बायोकेमिकल फंक्शंस, बायोकेमिकल फंक्शंस के बेसिस पर पूछा है। तो नाइट्रोजन आ गया, डीएनए आरएनए फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, आपका अमाइनो एसिड्स प्रोटीन में हेल्प करेगा, फॉस्फेट डीएनए फॉर्मेशन, एंजाइम फॉर्मेशन, योर शुगर ट्रांसलोकेशन, देन अगेन पोटेशियम इज देयर। तो इस तरीके से आपने कुछ कुछ मेन्स के मिनरल न्यूट्रिएंट्स के आपने फंक्शन बताने थे। हाउ डू एक्सेस व्हेन देयर इज अ लग्जरी कंजप्शन, तो क्या हो जाता है प्लांट में टॉक्सिसिटी हो जाती है। एंड देन अगेन जैसे अगर आपकी नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो मेरी जो लीव्स है छोटी हो जाती है, बहुत थिक हो जाती है। एंड व्हेन देयर इज अ टॉक्सिसिटी समटाइम इट हैपन कि आपका प्लांट जो है वेजिटेटिव स्टेज में ही रह जाता है, उसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज नहीं आ पाती है। एक्सप्लेन म्यूटाजेनेसिस विद इट्स क्लासिफिकेशन। म्यूटाजेनेसिस क्या है, ठीक है, कि कैसे हम म्यूटाजेनेसिस कराते हैं प्लांट के अंदर, म्यूटेजेंस बेसिकली, ठीक है। म्यूटेजेंस क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम कोई म्यूटेशन को इंड्यूस कराते हैं किसी चीज़ में। तो ये वही प्रोसेस है कि कैसे हम कराते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन आपने करनी थी। डिस्कस ब्रीफली द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्केलेटिंग एजेंट्स का आपने एग्जाम्पल लिखना था, एंड एजाइड म्यूटेजेंस इन क्रॉप, इन दोनों का आपने फंक्शन लिखना था कि एल्केलाइटिंग एजेंट्स जो है मेरे और एजाइड म्यूटेजेंस जो है ये किस तरीके से एक म्यूटेजन का काम करते हैं मेरी क्रॉप के अंदर और वो क्रॉप को इंप्रूव कराते हैं, बिकॉज ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होते हैं एज अ म्यूटेजन। गिवन ए अकाउंट ऑन डबल हैप्लॉइड and its application in plant breeding. Also discuss the production of methods of haploid. Haploid diploid क्या होता है, haploid जिनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स हो, ठीक है, जिसके डबल, जिसमें डबल हो,
ठीक है, अब ये किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करते हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और किस तरीके से जैसे ट्रिप्लॉइड्स हो जाते हैं मेरे, वो आपके स्टेराइल नहीं हो, वो आपके स्टेराइल होते हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आती है। तो इस तरीके से आपके पूछ रखा है कि किस तरीके से ये आपका बेनिफिशियल है, क्या इनकी एप्लीकेशन है प्लांट ब्रीडिंग में। देन IPR इज ऑल्सो देयर। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या? डिस्कस द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन रेफरेंस टू द पेटेंट ऑफ प्लांट ब्रीडर राइट एंड कॉपीराइट। एक्चुअली जब आप IPR राइट पढ़ोगे ना, तो IPR के अंदर प्लांट ब्रीडर्स के लिए राइट है, रिसर्चर्स के लिए राइट है, फार्मर्स के लिए राइट है। तो उन्होंने पूछा है कि प्लांट ब्रीडर्स के राइट्स और कॉपीराइट्स के बारे में आपने लिखना है, ठीक है। Why do fruit plant need to be propagated vegetatively? Explain the advantage। भाई बहुत easy क्वेश्चन है ये। देखो, जो हम फ्रूट प्लांट्स को, ये शायद मैंने बहुत बार अगर कोई वीडियोस भी देखी हो आप लोगों ने, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। जो आपका फ्रूट प्लांट्स है, हम बेसिकली जैसे आपने देखा होगा ना, इसको ग्राफ्टिंग से बनाया हुआ है, इसको बडिंग से बनाया हुआ है, हम ऐसे ग्राफ्टेड पौधे लेकर आते हैं। वाई? बिकॉज अगर हम फ्रूट प्लांट्स को सीड से जर्मिनेट करते हैं तो समटाइम देर आर सम इंफीरियर ट्रेट इन दैट, और जो मेरे सीड जर्मिनेटेड फ्रूट्स होते हैं वो मुझे अप्रॉक्सीमेटली, जो मैं मिनिमम ईयर्स कहूँ आपको, लाइक 5 से 6 ईयर में मुझे हार्वेस्ट देना शुरू करते हैं, और वो भी बहुत कम हार्वेस्ट होता है। लाइक जब वो अपनी फुल पोटेंशियल मैच्योर स्टेज पर पहुंच जाते हैं 8-9 ईयर में, तब जाकर के वो फुल हार्वेस्ट मुझे देते हैं। बट जो ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड फ्रूट प्लांट्स होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू गिव यू फर्स्ट हार्वेस्ट इन 3 to 4 ईयर। वो 3 से 4 साल में अच्छा हार्वेस्ट दे देते हैं और अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंच जाते हैं 5 से 6 साल के अंदर ही। तो ये रीजन है, इसलिए हम ग्राफ्टेड प्लांट्स यूज करते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट। उसके बाद पूछा है एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बताइए सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के। सेक्सुअल बाय पॉलिनेशन हो गया, एसेक्सुअल में आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, बर्डिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया। तो आपको इन सभी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने थे। डिफाइन जेनेटिक प्योरिटी। हाउ कैन द मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी इन द वेराइटीज बी डन आउटसाइड द नॉर्मल कल्टीवेशन एरिया? अब देखो, जेनेटिक प्योरिटी क्या है कि भाई किसी के जीन्स के अंदर कोई दूसरा बाहर से जीन ना आए। मीन्स जो एक ट्रू पेरेंट्स जो रहे, ट्रू स्टेट में मेन रहे कि भाई ये मेरे पेरेंट्स से, इनके जीन्स ये थे, यही सिमिलर मेरे ऑफस्प्रिंग्स में है। तो ये है आपका जेनेटिक प्योरिटी, मतलब 100% आपके जीन्स जो है वो प्योर है। अब ये बोल रहा है कि इसको कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। हाउ वुड यू मेंटेन दिस जेनेटिक प्योरिटी? आप कैसे इसको मेंटेन करेंगे? सो यहाँ पर क्या है आपका, ये जेनेटिक प्योरिटी का कैसे मेंटेनेंस है। हाउ कैन द मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी ऑफ वेराइटीज बी डन आउटसाइड देयर नॉर्मल कल्टीवेशन एरिया? क्योंकि ये लैब्स वगैरह के अंदर ही होता है, अगर आप बाहर करेंगे तो देयर माइट बी सम चांसेस कि यहाँ पर आपका जो है देयर माइट बी सम चांसेस कि यहाँ पर आपकी कुछ इन्फीरियरिटी आ जाए, कुछ मिक्सअप हो जाएगी। पॉलिनेशन है, मान लीजिए इवन सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से बाहर से कोई आपके दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन आ जाए वहाँ पे। तो ये जो जेनेटिक प्योरिटी है हमेशा लैब्स के अंदर ही मेंटेन करी जाती है कि यहाँ पर आपका कोई भी इम्प्योरिटी एडिशन ना हो किसी क्रॉप के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। Explain the functions of plant cell wall in growth, development, maintenance and reproduction of the plant। यहाँ पर आपको सेल वॉल का बताना है कि सेल वॉल होती क्या है, और उसके बारे में आपने यहाँ पे बताना था कि डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस कैसे हम मेंटेन करते हैं आपका प्लांट सेल का। तो ये आपने यहाँ पर डिस्कस करना था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, नाउ लुक है। सो ये हो गया आपका। इसके बाद आपका हो गया डिफाइन जेनेटिक प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी हमने कर लिया। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल ये आउटर, सबसे आउटर सेल होती है प्लांट की। सो इसके क्या फंक्शन है, एंड देन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, कि इसके क्या रोल है आपके डेवलपमेंट में, प्लांट की सेल वॉल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, मेंटेनेंस में एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट में। सो यू हैव टू राइट इट हियर। मैम हिंदी मीडियम में भी ऑप्शनल की तैयारी करवाते हैं। एक्चुअली भगत सिंह हमारा जो कोर्स है वो बाइलिंगुअल कोर्स है, ठीक है। उसमें आपका
इंग्लिश भी है, हिंदी में भी है, बट एज सच हमारा मटेरियल जो है वो हिंदी में नहीं है। जो क्लासेस हैं दे आर बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बट एज सच प्योर हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट इज योर वट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर ट्रांसपोर्ट इन जाइलम। जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, कैसे हेल्प करता है। आपको पता है कि जो प्लांट्स के अंदर है मेरी दो टिश्यूज है, जाइलम एंड फ्लोएम, जो आपका हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में। जाइलम जो आपका वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द रूट टू द टिप ऑफ द प्लांट, और जो फ्लोएम है वो आपका फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। वो बाई डायरेक्शनल है, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहता है इसका जाइलम का। तो आपको वही बताना है कि जाइलम जो है आपका किस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, एंड एक्सप्लेन द कोहेशन टेंशन थ्योरी। ये कोहेशन टेंशन थ्योरी भी आपने एक्सप्लेन करनी है कि किस तरीके से प्रेशर पुल होता है, ऊपर में टेंशन क्रिएट होती है, कि रूट के ऊपर टेंशन डेवलप होगी और वो आपका एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स को, सॉरी रूट वाटर को। इसके बाद आपका है हाउ is the detailed record of relationship between the selected plant and their progenies maintained in the pedigree selection method. Discuss the procedure of pedigree selection method with the help of simplified schematic diagram. Actually आपका जो क्वेश्चन है ये पेडिग्री एनालिसिस पर है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बताना है कि कैसे हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, क्या मेथड होता है, किस तरीके से हम ऐड करते हैं, और उसके बाद आपने इसमें बताना था कि एक पेडिग्री सिलेक्शन मेथड बताना है कोई भी, कि क्या प्रोसीजर रहता है, डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करना था आपने। इसके बाद है डिस्क्राइब द इंडियन सीड एक्ट 1966, ऑल्सो डिस्कस द एसेंशियल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ सीड इंडस्ट्री इन इंडिया। जो सीड एक्ट है 1966 उसके बारे में आपने लिखना था यहाँ पे। और लाइक एक ये चीज मैं देख रही हूँ कि फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स आपके यूपीएससी के पेपर में कोई करंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया था, और आपका कोई भी नॉट जस्ट करंट अफेयर बेस्ड, कोई स्कीम रिलेटेड या कोई लॉ बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट ईयर से नहीं विजिबल हुआ था, बट इस साल पेपर 1 में भी देखने को मिला है। लाइक फार्मर फर्स्ट के बारे में था, फॉरेस्ट पॉलिसीज के बारे में था, यहाँ पेपर 2 में भी है डिस्क्राइब द इंडियन सीड एक्ट 1966, और एसेंशियल एक्टिविटीज उसके अंदर क्या मेंशन की गई थी कि सीड इंडस्ट्री को कौन कौन सी चीजें फॉलो अप करनी थी, तो दैट इज देयर। इसके बाद है आपका हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एनवायरमेंट, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन एसिमिलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ द अमीनो एसिड इन द प्लांट। ये मैंने कल ही क्लास में करवाया था, लाइक दिस जो कल क्लास में कराया था वो 2026 का बैच है। सो प्लांट जो है कैसे एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से। एक्चुअली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, दैट सॉइल दैट नाइट्रोजन नीड्स टू बी मिक्सड इन द सॉइल। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो उसको फिक्स करते हैं। उसकी फिक्सेशन के बाद आपका जैसे नाइट्रिफिकेशन होता है, अमोनिफिकेशन होता है, देन इट इज सिंप्लीफाइड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड आपका अमोनिया की फॉर्म में सिंप्लीफाई होता है, देन ओनली प्लांट कैन एब्जॉर्ब इट। तो आपको वही बताना है। उसके बाद आपको मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन एसिमुलेशन की नाइट्रोजन कैसे एसिमुलेट होता है प्लांट्स के अंदर और अमाइनो एसिड्स कैसे बनते हैं। आफ्टर दैट एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज टू मैनेज सिट्रस डिक्लाइन इन देयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो सिट्रस जो है आपका नींबू कि जो प्लांट्स हैं उनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि कैसे हम इंडिया के अंदर सिट्रस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम जो डिक्लाइन प्रोडक्शन उसको मैनेज कर सकते हैं। सो यू हैव टू राइट हियर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैंगो मेलफॉर्मेशन, इल्यूसिडेट सिम्टम, कैजुअल ऑर्गेनिज्म, कंट्रोल मेजर्स ऑफ फ्लोरल मैंगो मेलफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपने बताना है कि मैंगो मेलफॉर्मेशन होती क्या है। ठीक है, जो मैंगो को जो मेरा फ्रूट है वो मेलफॉर्म्ड हो जाता है, उसकी कई बार आपने देखा होगा ना प्रॉपर शेप नहीं होती, बहुत छोटा रह जाता है, कहीं से ब्लैकन पड़ गया है, कहीं से गल चुका है, तो वो होता है मेरा मैंगो मेलफॉर्मेशन। वो होता किस कारण से है, इसके सिम्टम्स क्या है, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है और इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। सो ये सब आपने यहाँ लिखना था। इसके बाद है मेरा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड बेस्ड डाइटरी अप्रोचेस, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दे विल हेल्प इन एलिमिनेट हंगर। ठीक है, फूड बेस्ड डाइटरी अप्रोचेस क्या है कि कैसे हम डाइट को इम्प्रूव करके हमारी न्यूट्रिशन को एनहेंस कर सकते हैं। फूड बेस्ड डाइटरी अप्रोचेस क्या है, मतलब हम फूड से कैसे हम हमारी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक पीपल आर नाउ अ डेज स्विचिंग टूवर्ड्स द
रॉ फूड या प्रोटीन बेस्ड डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे क्या है हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिएंट काउंट जो है वो इंक्रीज होगा आपका, ठीक है। ऑयल्स को स्किप कर रहे हैं, बट दैट कंप्लीट स्किपिंग ऑफ ऑयल कैन कॉज लॉट ऑफ डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी। तो एक वेल बैलेंस्ड डाइट जो है हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, और ये इस तरीके की डाइट जो है हंगर को एलिमिनेट करने में कैसे हेल्प कर सकती है। लाइक ओबेसिटी इज देयर, ठीक है, आपका ओबेसिटी हो गया, ओबेसिटी में एक्सेस कंजप्शन, बट इट इज अगेन अ न्यूट्रिएंट डेफिसिट डिजीज। तो आपको वही सब यहाँ लिखना है कि ओवर कंजप्शन और लेस कंजप्शन दोनों ही मेरी हंगर को इम्पैक्ट करते हैं, हाउ आई कैन डील विद दैट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रेप्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, इम्प्रूव वेराइटी, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, फ्रूट थिनिंग एंड प्लांट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपको ग्रेप के बारे में लिखना था कि ग्रेप को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कौन सी सॉइल में, कैसी तरीके की सॉइल चाहिए इसके लिए, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, इम्प्रूव्ड वेराइटी, अबाउट द ट्रेनिंग, प्रूनिंग, फ्रूटिंग मेथड, फ्रूट थिनिंग एंड द प्लांट प्रोटेक्शन मेथड। तो यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स हियर। उसके बाद क्या, व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ फूड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, गिव योर ओपिनियन फॉर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम, कैसे आप एक सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम अचीव कर सकते हैं, which can address food and nutritional security in India. What are the trends of food productivity in India? Food productivity के क्या ट्रेंड है इंडिया में, किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा है, कम है, हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी है। प्रोडक्टिविटी मतलब कि एक एरिया से आप कितना ग्रो करवा रहे हैं, एक हेक्टेयर लैंड से कितना ग्रो कर रहा है, वो आपको डिफरेंट एरियाज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना पड़ेगा। गिव योर ओपिनियन फॉर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, हम कैसे सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन अचीव कर सकते हैं, केमिकल्स को या केमिकल, बायोलॉजिकल और हमारे जितने बायो फर्टिलाइजर्स उनका एक बैलेंस्ड यूज करके या क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर सिस्टम की तरफ मूव करके, तो वो हमें यहाँ पर देखना है कि कैसे हम सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं और हाउ कैन वी एड्रेस फूड सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी इश्यूज इन आवर कंट्री। तो यहाँ पर ये आपका फूड सिक्योरिटी वाली यूनिट से है। इसके बाद हाउ डज सॉलिनिटी इफेक्ट द ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, इल्यूसिडेट द अवॉइडेंस मैकेनिज्म ऑफ सॉल्ट स्ट्रेस इन प्लांट। ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका प्लांट फिजियो और सॉइल सॉलिनिटी दोनों को कंबाइन करके लिखा है कि जब प्लांट अपटेक करेगा एक्सेस ऑफ सॉइल को तो उसमें क्या इम्पैक्ट होंगे और कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं जो मैकेनिज्म है, कैसे सॉल्ट स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें उस टाइम में हमें कौन से न्यूट्रिएंट अप्लाई करने चाहिए, क्या कर सकते हैं। तो दैट यू हैव टू डू हेयर। डिस्कस द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज ऑफ पीज इन रिलेशन टू वेराइटीज। जैसे ग्रेप का पूछा हुआ था ना, सिमिलरली वैसे ही है कि ग्रेप के पीज को ग्रो करने में कैसी वेराइटी, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, सोइंग टाइम, सीड रेट, प्लांट प्रोटेक्शन कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू राइट इट हेयर। डिफरेंशिएट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स एंड ऑल्सो डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ ग्रोथ मेजरमेंट एंड ग्रोथ एनालिसिस। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, लाइक जर्मिनेशन आपको लिखना है, फिर आपको वेजिटेटिव स्टेज के बारे में लिखना है, रिप्रोडक्टिव स्टेज के बारे में लिखना है, ठीक है। तो वही सब आपने सारे के सारे ग्रोथ स्टेजेस प्लांट के इसमें लिखने हैं और सबका आपको बताना है कि कैसा क्या चेंजेस होते हैं प्लांट के अंदर, वो कैसे ग्रो करता है। यू हैव टू राइट दैट। इलैबोरेट द मेजर कंस्ट्रेंट्स फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर आपका फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है वो उसके लिए क्या मेजर कंस्ट्रेन है, क्यों हो रही है वो। ये करंट बेस्ड टॉपिक है, करंट से रिलेटेड है, तो आपको वही सब यहाँ लिखना है कि पॉवर्टी है, ठीक है, आपके पीपल जो है मोस्टली दे आर रिलाइंग टूवर्ड्स फास्ट फूड एंड एक्सेस ऑयल फूड कंजप्शन की तरफ है। तो वो ये सब आपको इसमें लिखना है कि क्यों है, ठीक है, क्या क्या कंस्ट्रेन है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के हो गए, फूड सिक्योरिटी के बारे में। उसके बाद आपका व्हाट डू यू मीन बाय न्यू जनरेशन plant growth regulator, enlist the different new generation plant growth regulator and also discuss their role in mitigating abiotic stress। जो मेरे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, ऑक्सीन हो गया, साइटोकाइनेंस हो गया, तो इन सब के बाद जिबरलिन हो गया, तो यहाँ पर आपने वो लिखना है। बट देयर आर सम न्यू जनरेशन प्लांट ग्रोथ हार्मोन, इन्हीं के कुछ वेरिएशंस हैं जिनको आज हम आर्टिफिशियली भी मेरी फील्ड के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो यू हैव टू राइट दैट एंड एनलिस्ट द न्यू जनरेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और उनके रोल जो है अबायोटिक स्ट्रेस में भी, लाइक प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम ड्रॉट स्ट्रेस, हाई टेम्परेचर स्ट्रेस, तो उसको भी डील करने के लिए कैसे काम आते हैं वो लिखना है। इलैबोरेट द माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बींग्स। जैसे मैंने बताया आपको कि एक बच्चा है बहुत ज़्यादा ओबेज है एंड ही इज इंडल्जिंग इन लॉट ऑफ फास्ट फूड, तो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड दिस इज द प्रोमिनेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज नाउअडेज।
तो ये क्या होती है, कमेंट वेरियस स्ट्रेटजीज आर इन कॉम्बेटिंग प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन विद रेफरेंस टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि लोगों के अंदर ये जो प्रोटीन की बेस्ड एनर्जी मैल न्यूट्रिशन जो हो जाता है, इसको कैसे आप ट्रीट करेंगे। प्रोटीन बेस्ड डेफिशिएंसी आजकल बहुत देखी जाती है बच्चों के अंदर और स्पेसिफिकली वुमेन्स के अंदर। सो हाउ कैन यू डील विद दैट एंड गिव एन अकाउंट ऑन माइकोप्लाज्मल डिजीज एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ पोटैटो। सो पोटैटो के अंदर जो माइकोप्लाज्मल डिजीज हो जाती है उसके बारे में क्वेश्चन आया है, एंड व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, भाई शेप चेंज हो जाती है, अंदर से पूरी तरीके से ब्लैकन पड़ जाता है, सो दिस इज दैट डिजीज, और इसके बारे में क्वेश्चन आया था। अगेन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर दिस इज ऑल्सो ईजी पेपर, मॉडरेट है, मतलब बहुत ईजी नहीं है, ईजी टू मॉडरेट है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो प्लांट ब्रीडिंग का जो सेक्शन था वहाँ से एक दो क्वेश्चन जो पूछे गए, दे आर ऑन द लिटिल बिट ऑफ अ हायर साइड, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अगर मैं रेट करूँ दोनों पेपर को, तो पेपर वॉज ऑन योर मॉडरेट साइड, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। पेपर 1 वॉज द ईजीएस्ट वन एंड ब्रेक किया है यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को, जो एग्रीकल्चर में बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने लग गए थे। इवन आई हैव सीन कि एग्री बेस्ड स्टूडेंट्स भी फेल हुए हैं उधर, बट वो ट्रेंड अभी ब्रेक किया है। दिस इज द ईजीएस्ट टू मॉडरेट पेपर फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स। आपका जो पेपर 2 है थोड़ा सा लाइक पेपर 2 इज ऑल्सो एवरी टाइम देट इज इन थोड़ी लिटिल ऑफ टेक्निकल साइड, तो वहाँ पे वो टेक्निकल क्वेश्चंस देखने को मिले। पेपर 1 वाज वेरी जेनरिक। सो दिस इज द व्यू, दिस इज माय व्यूज ऑन योर एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर। और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही है एंड ऑफ सीजन सेल, तो अगर आप ऑप्शनल पेपर ऑप्शनल कोर्स परचेज करना चाहते हैं एग्रीकल्चर का, तो आप जाइए माई लाइव कोड यूज़ कीजिए, और अगर आप ये कोड यूज़ करके ऑप्शनल कोर्स परचेज करते हैं तो साथ के साथ आपको मिल जाएगा NCERT फाउंडेशन कोर्स फ्री, और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएंगी। सो यू कैन गो ऑन आवर वेबसाइट एंड परचेज दिस कोर्स। और कल हम आपसे मिलते हैं विद द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ आवर एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर, जो कि कल होगा, एंड उस पेपर 1 का, और उसके डे आफ्टर नेक्स्ट डे हम पेपर 2 का डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।